हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का 7th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने क्या-क्या पढ़ा था, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उन टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। पिछली बार हमने फर्स्ट ऑर्डर पे बनने वाले क्वेश्चन किए थे, जिसमें प्रेशर की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। प्रेशर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या बताई थी? शॉर्ट ट्रिक बताई थी। और ये भी बताया था कि जब प्रेशर की कभी भी बात की जाए तो हमेशा पूरी इक्वेशन गैसियस फेज में होनी चाहिए। अगर मान लो कोई भी सॉलिड में है तो उसे आप कंसीडर नहीं करोगे। ठीक। इसके बाद हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, सेकंड ऑर्डर का प्रूफ पढ़ा था, सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ पढ़ी थी, थर्ड ऑर्डर पढ़ा था, थर्ड ऑर्डर की हाफ लाइफ पढ़ी थी और इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा था। और उसके बाद उससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज लेक्चर 7 में हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक की बात की मैंने मेथड ऑफ इक्विफ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हाफ लाइफ। क्या बात की है? मेथड ऑफ इक्विफ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हाफ लाइफ मेथड। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर n-1। ये लिख दिया। अब मान लो एक्सपेरिमेंट बढ़ते चले गए तो कैसे लिखोगे? देखो कि टी हाफ अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, एक मान लो कांस्टेंट ले लिया मैंने k, 1 अपॉन a की पावर n-1। इसको a1 कह दो। क्या कह दो? इसको a1 कह दो। इक्वेशन नंबर 1। यहीं पर टी हाफ ऑफ 2 इज इक्वल टू k 1 अपॉन a2 की पावर n-1। इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो आगे, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर दिया। 1 और 2 को अगर डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? देखो, टी हाफ ऑफ 1 अपॉन टी हाफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 अपॉन 1 अपॉन a2 की पावर n-1। ये लिख दिया। अब देखो, टी हाफ ऑफ 1 अपॉन टी हाफ ऑफ 2 इज इक्वल टू a2 अपॉन a1 की पावर n-1। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। इट्स ओके। सब लोगों ने क्या कर लिया? इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो आगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है? अब देखो, मान लो मैंने क्या किया, दो दोस्त थे, एक दोस्त ए है, ये एक दोस्त ए है। ये क्या है? एक दोस्त ए है, ये एक इंसान है, एक दोस्त। ठीक, इसके बाल बना दिए मैंने ऊपर। और दूसरा दोस्त ये बी है, दूसरा वाला दोस्त है ये बी दोस्त है। ठीक, ये बी दोस्त है। ए और बी दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है। और मैंने क्या किया? मैंने ए को थोड़ा भड़का दिया और थोड़ा बी को भी भड़का दिया, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं करना चाहते थे दोस्ती के चक्कर में। ये पढ़ना ही नहीं चाहते थे। इनके पेरेंट्स ए और बी के बड़े परेशान हो चुके थे। इनके माता पिता कहते थे ये कैसे भी पढ़ जाएं, लेकिन ये हर जगह शरारत करते थे, शैतानियां करते थे। तो मैंने क्या किया? मैंने थोड़ा सा ए को भड़काया और थोड़ा सा बी को भड़काया, यानी कि ए से बी की बुराई कर डाली और बी से ए की बुराई कर डाली। तो आपस में दोनों क्या करना स्टार्ट कर दिए? कोलिजन स्टार्ट कर दिए। बस यही तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब इसे कैसे लिखोगे? देखो,
the minimum amount of energy the minimum amount of energy the minimum amount of energy required the minimum amount of energy required which the colliding molecule must be possess it called as threshold energy इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि ये डेफिनेशन कभी कभी बोर्ड वगैरह में भी पूछ ली जाती है, कभी कभी किसमें पूछ ली जाती है? बोर्ड में क्या होता है, पूछ ली जाती है। तो आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में क्या चल गया, पता चल गया, और थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको अच्छे से समझ में आ गई, यानी कि आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात पूरी समझ में आ गई। अब एक बात और ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज और बताना है, मुझे इसको पहले रफ कर देता हूं। देखिए इधर ध्यान से, जैसे मैंने जब ये वाली बात लिखी थी कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a की पावर n-1, तो आप यहां ध्यान रखना n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। nth ऑर्डर की अगर की हाफ को हाफ लाइफ निकालनी है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इजीली कैलकुलेट। और ए तो आपको पता ही है क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब A1 है तो मान लो अलग जगह की होगी, A2 है तो अलग जगह पे की होगी। बात इतनी क्लियर हो गई कि नहीं? मुझे लगा बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि हो सकता है, मैंने सोचा आपको दिमाग में डाउट आ गया हो, तो मैंने कहा इस बात को और थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ठीक, अब देखो आगे, इसको मैं फिर से रफ कर देता हूं, ध्यान से देखना। अब देखो, अगर बात करें आपसे कोलिजन थ्योरी की, तो देखो कोलिजन थ्योरी किसकी बात कर रहा हूं? कोलिजन थ्योरी की बात कर रहा हूं। किताब पढ़ोगे, बहुत सारी लाइनें, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और बच्चे सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर भी दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है और ये नहीं समझ में आता कि कोलिजन थ्योरी का मतलब क्या है। तो बहुत सिंपल सा एक लाइन की कोलिजन थ्योरी है, तुरंत खत्म हो जाएगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, देखो कोलिजन थ्योरी, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी बस कराने के लिए दो चीजों की इंपॉर्टेंस है। पहला है एनर्जी बैरियर, और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। दूसरा क्या है? ओरिएंटेशन बैरियर। दो बैरियर, यानी कि कोलिजन थ्योरी कराने के लिए दो बैरियर होने चाहिए। एक एनर्जी बैरियर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? ओरिएंटेशन बैरियर होना चाहिए। कौन कौन से? एक एनर्जी बैरियर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? ओरिएंटेशन बैरियर होने चाहिए। इतनी बात क्लियर? यानी कि एनर्जी बैरियर और दूसरा क्या है? ओरिएंटेशन बैरियर। अब आगे ध्यान दो, यानी कि एनर्जी बैरियर का मतलब क्या है? यानी कि द मिनिमम एनर्जी सप्लाइड
मिनिमम एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट अब इसमें देखो, यानी अभी मैंने इनकम्प्लीट बात कर रहा हूं कि मिनिमम एनर्जी सप्लाई की है किसको, रिएक्टेंट को, क्योंकि दोनों फैक्टर एक साथ इंक्लूड करके तब क्या बनती है, कोलिजन थ्योरी बनती है। क्या बनती है, कोलिजन थ्योरी बनती है। तो पहले इस वाले फैक्टर को आपको समझा दूं, फिर दोनों को कंपाइल करता हूं, फिर पूरी बात कर देता हूं। देखो, यानी कि C प्लस हाफ O2 क्या है, C प्लस हाफ O2 बन रहा है CO। ये आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी होगी, यानी पीछे कभी भी इस रिएक्शन को पढ़ा होगा, तो आपको पता है ये CO तभी फॉर्म होता है जब इनकम्प्लीट कंबंशन होता है। बात क्लियर आ गई। अब देखो भाई, अब अगर CO की रिएक्शन केस 1, अगर CO की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन, यानी कि इस तरीके से इसको मत लिखिएगा, इस तरीके से इसको मत लिखिएगा, चीजें गलत हो जाएंगी। देखो, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिख देता हूं, ऐसे करके, ठीक। यानी कि अगर ये CO इस ऑक्सीजन एटम के साथ अगर रिएक्शन करता है तो देखो क्या होगा। अगर CO अगर ऑक्सीजन एटम के साथ अगर रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा CO, क्या बनाएगा, CO, क्या बनाएगा, CO। देखो, लेकिन मैंने ये भी हो सकता है, ये क्या बताओ, अच्छा सही लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। अरे ये मत सोचना ये गलत लिखा हुआ है, ये भी सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसे लिखने में कंफ्यूजन आ जाता है। तो कोई बात नहीं, आप प्लस लगा के लिख लो, जैसे मैंने पहले लिखा था, आप इसको प्लस लगा के लिख लो, गलत नहीं है ये भी। देखो, अब देखो क्या होता है, बड़ा समझने वाली बात है। अगर ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन एटम के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है, तो अगर मान लो अगर ये ऑक्सीजन इस तरीके से इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ये वाला ऑक्सीजन इस CO के साथ इस तरीके से आपको जुड़ता हुआ दिखाई देता है, तो कभी भी CO2 फॉर्म नहीं होगी। क्या बनेगा, CO प्लस हाफ O2 बनेगा। क्या बनेगा, CO प्लस हाफ O2 बनेगा। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब दूसरा केस देखो, अगर मान लो अब मैं ऑक्सीजन को किसके साथ जोड़ रहा हूं, फिर से CO के साथ जोड़ रहा हूं, फिर से CO के साथ जोड़ रहा हूं, ठीक। अगर ये ऑक्सीजन इस CO के साथ जुड़ रहा है तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, देखो आप, अगर आप इस तरीके से जोड़ते हो तो देखो क्या बनता हुआ दिखाई देता है, CO2। क्या बन गया, CO2 बन गया। क्योंकि अभी आपको और बताते हैं जिससे आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना आए, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। इसको बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन बोलते हैं। अब अगर इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर बोलते हैं, ठीक। तो जब प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात की जा रही है तो देखो भाई, कभी भी अगर आपने एक चीज देखी होगी, CO2 लिखते तो हो ऐसे, लेकिन जब बॉन्ड बनाते हो तो ऐसी तो बनाते हो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यही तो लिखते हो। क्या कभी ऐसे लिख देते हो कि C सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O? ये तरीका गलत है लिखने का, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, ना कि ऑक्सीजन खुद के साथ बॉन्ड बनाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब क्या है कोलिजन थ्योरी का पूरा, कि पहली चीज, दो बैरियर होने चाहिए, एक एनर्जी बैरियर होना चाहिए, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर होना चाहिए। हम किसी भी रिएक्टेंट को उतनी ही मिनिमम एनर्जी दें, किसी भी रिएक्टेंट को उतनी ही मिनिमम एनर्जी दें जिससे वो क्या कर ले, प्रॉपर ओरिएंटेशन कर ले। क्या कर ले, प्रॉपर ओरिएंटेशन कर ले। यही क्या है, कोलिजन थ्योरी है।
मैंने एक किताबों में इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, मैंने एक लाइन में पूरी कोलिजन थ्योरी को आपको क्या कर दिया, बता दिया, वरना आपको पता ही नहीं चलता है कि कोलिजन थ्योरी का सिग्निफिकेंस क्या है, कोलिजन थ्योरी यूज क्यों की जाती है। आज आपको यह भी पता चल गया कि कोलिजन थ्योरी क्यों यूज की जाती है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की, कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या होती है, कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से हमें कौन कौन सी बातें पता चली। सबसे पहले इस थ्योरी ने, ये थ्योरी इस बेस पर आधारित थी कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है या कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर उसमें बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा तो बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होगी। बोलो भाई, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है और उसमें अगर बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है तो उसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होगी। इतनी बात क्लियर, सभी को आई बात समझ में। दूसरी बात उतने ही ध्यान से समझना, अगर कोई भी रिएक्टेंट है तो वो उतनी एनर्जी उसको चाहिए होगी कि जिससे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या करे, फॉर्म कर ले। फिर से रिपीट करता हूं कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसके रिएक्टेंट को उतनी सफिशिएंट एनर्जी चाहिए होगी कि वो क्या फॉर्म कर ले, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले। क्या फॉर्म कर ले, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले। बात समझ में आई। थर्ड पॉइंट सुनो ध्यान से, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, और ये बात आप जानते हो, काइनेटिक्स पढ़ रहे हो, कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो बनने ही बनने हैं, तो अगर किसी भी रिएक्शन में अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। उसकी एनर्जी क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। इतनी बात समझ में आई। लास्ट पॉइंट एक और बता देता हूं आपको, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है और अगर उसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो इन कोई भी एनर्जी बैरियर, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, कोई भी रिएक्टेंट अगर एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन से पहले वो क्या बनाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यानी कि कोई भी रिएक्टेंट अगर एनर्जी बैरियर्स को क्रॉस करके जा रहा है तो वो पहले क्या बनाएगा, पहले वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके बाद फर्दर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो, मैं तो ग्राफ बना रहा हूं, उन ग्राफ को देखना जरा, फिर मैं इस थ्योरी के सारे पॉइंट बोर्ड पर लिख देता हूं। देखो, पहले काम करिएगा, ग्राफ को बाद में बनाते हैं, पहले कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। पॉइंट लिखने के बाद फिर हम लोग किसकी बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। पॉइंट लिख ले, पहले हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। यानी कि ये थी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अब देखो, मैंने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के आपको सारे पॉइंट्स लिख लिए, आप 1 बाय 1 करके इनको नोट डाउन कर सकते हो। जो मैंने पॉइंट बोले थे वो सारे पॉइंट बोर्ड पर क्या करे हुए हैं, लिख दिए हैं मैंने। अब देखो, लिखा है, सबसे पहले मैंने जो आपको बात बोली थी, फटाफट एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको, कि दिस थ्योरी बेस्ड ऑन फैक्ट दैट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन। दूसरी बात, फॉर ए रिएक्शन टू अकर द रिएक्टेंट having sufficient energy must be approach each other to form activated complex. The energy of activated complex is higher than reactant and product. Last, कि the reactant must cross energy barrier to formation, the reactant must cross the energy barrier एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिफोर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट से पहले किसकी फॉर्मेशन होगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए आप, अब अगर हम लोग एक ग्राफ की बात करें, अगर ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, रिएक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर इस ग्राफ को मैं इस तरीके से बताऊं तो थर्मोडायनामिक्स पहले पढ़ चुके हो आप,
तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सोथर्मिक को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सोथर्मिक को। यानी कि ये क्या हो गया? एक रिएक्टेंट हो गया, ये फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी हो गई ये, ठीक। ठीक है, ये रिएक्टेंट अगर ए है तो प्रोडक्ट है ये पी, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड हो गई। ये क्या हो गई? एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड हो गई। इसके बीच का गैप क्या हो गया? डेल्टा एच हो गया। क्या हो गया? डेल्टा एच हो गया इसके बीच का गैप। यानी कि इसके बीच का गैप अगर कितना है? डेल्टा एच है। तो फॉर एक्सोथर्मिक यानी कि इसके लिए क्या है? डेल्टा एच लेस देन 0 फॉर एक्सोथर्मिक, फॉर एक्सोथर्मिक। इतनी बात क्लियर? अब देखो क्या होगा। यानी कि अगर एक्सोथर्मिक की इतनी बात समझ में आ गई तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ई ए एफ माइनस ई ए बी। क्या लिखोगे? डेल्टा एच ई ए एफ माइनस ई ए बी। फॉर एक्सोथर्मिक के लिए ई ए बी इज ग्रेटर देन क्या होता है? ई ए एफ होता है। इतनी बात आपको ध्यान आ गई? इतनी बात क्लियर? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो देखो अब एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ देखो। एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ देखो। अब अगर एंडोथर्मिक की बात की जाए तो ध्यान से समझना, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स आपने पहले भी पढ़ रखा, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर प्रोडक्ट की ये देखो ऊपर है, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ऊपर है तो हमेशा क्या कैसा ग्राफ होगा? ये कैसा ग्राफ होगा? ये कैसा था? एक्सोथर्मिक। और ये कैसा होगा? एंडोथर्मिक। और अगर ये एंडोथर्मिक है तो इसका डेल्टा एच कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखो ये हो गई ई ए एफ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। और ये हो गया इसके बीच का गैप डेल्टा एच। क्या हो गया? डेल्टा एच। ग्राफ कैसा है? एंडोथर्मिक है। अगर ये एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा डेल्टा एच। यानी कि डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन 0 है तो कैसा हो गई रिएक्शन? एंडोथर्मिक हो गई। और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? कि वो हीट को क्या कर रहा होगा? एब्जॉर्ब कर रहा होगा। यानी कि डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो देखो आगे की बात करते हैं। यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए एफ माइनस ई ए बी। ये आ गया। इस फॉर्मूले का कभी कभी क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, छोटा क्वेश्चन दिया होगा। यानी कि ई ए एफ ऑलवेज ग्रेटर देन ई ए बी। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज ज्यादा होगी किस पे? बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से 2016, 17, 18, 19 कैसे क्वेश्चंस ऑर्डर के पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को हम क्या करने जा रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा सबसे पहले, फिर मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है 2a प्लस बी से बन रहा है सी, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, यानी कि कैसा है? एंडोथर्मिक है। मैकेनिज्म दी थी पेपर में, मैकेनिज्म दी होती है ऐसे क्वेश्चन में पेपर में। 2a से बन रहा है a2, a2 प्लस b से बन रहा है a2b, और a2b से बन रहा है c। और आपसे पूछा गया था कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पूछा गया? कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे सर ये क्वेश्चन तो बहुत कठिन होते हैं, इन्हें हम पेपर में कैसे कर पाएंगे? हमने तो भाई रेट लॉ पे ऑर्डर पढ़ा है, इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे?
तो ये क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आसान है अगर आपको एक बार समझ में आ गए। पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप इसको अच्छे से समझ के चलिएगा, अच्छे से, ठीक है। देखिए मैंने यहां पर, हो सकता है पेपर में आपको के इक्विलिब्रियम, K2 K3 और ये सब ना लिखे, आप अपने मन से लिख लेना कोई भी कांस्टेंट, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। K1 K2 K3 K4 K5 K6 जो मर्जी आए वो लिख लेना आप, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ध्यान दो, एक लाइन मैं आपको और बता दूं, एक लाइन में मैं एक बात आपको और बता दूं। वो बात क्या है, ध्यान से सुनना, उस बात को ध्यान से सुनना जो मैं लिख भी देता हूं यहां पर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो बात दिमाग में नहीं बैठी तो ये क्वेश्चन निश्चित गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। हिंदी में लिख रहा हूं, देखना कि रिएक्शन का रेट इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं होना चाहिए। रिएक्शन का रेट इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन का रेट इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं होना चाहिए। अब देखो, जब रिएक्शन का रेट इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं होगा, यानी कि उस टर्म पर आप ऑर्डर भी डिफाइन नहीं करोगे। समझाता हूं कैसे, ध्यान से समझना। पेपर में ये चीज आपको गिवन होगी, कौन सा स्टेप फास्ट है, कौन सा स्टेप स्लो है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। जब आपको ये बात पता होगी कि कौन सा स्टेप फास्ट है और कौन सा स्टेप स्लो है, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब आप, जब आपको ये बात पता हो गई तो अब देखो, सभी को दिखाई दे रहा होगा, सबको दिख रहा होगा, इधर साइड हो जाता हूं मैं, कि जो रिएक्शन स्लो रिएक्शन होगी वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और उसी से क्या लिखोगे, रेट लिखोगे। यानी कि रेट इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट यहां पर K1, क्या लिखोगे, A2B लिखोगे। क्या लिखोगे, A2B, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिख दिया आपने। अब रिएक्शन का रेट इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं होना चाहिए, यानी कि ये क्या इंटरमीडिएट स्टेप है कि नहीं है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप इज द इंटरमीडिएट स्टेप। यही तो आपने पढ़ रखा है कि जो यार रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और किसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं होना चाहिए जब उसका आप ऑर्डर फाइंड कर रहे हो। बात इतनी मेरी समझ में आ गई होगी। अब देखो, रेट इज इक्वल टू K1 A2B, बात क्लियर। अब देखो, अब इसको हटाना है, इसके टर्म में नहीं होना चाहिए। अब देखो किस में इसका टर्म आ रहा है, इसमें आ रहा है A2B, तो कैसे लिखोगे, इधर मान लो फॉरवर्ड, इधर मान लो बैकवर्ड, तो लिखो K2/K3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट A2B अपॉन A2/B। इतनी बात आ गई, क्लियर। अब देखो, सबसे पहले क्या करो, A2B की वैल्यू निकालो यहां से, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो तब तक, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये आ गया K2/K3 A2 और B। अब आप कहोगे सर ये चक्कर क्या है, ये चक्कर बहुत आसान है। देखो, अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में देखो आप, जो स्लोएस्ट स्टेप है इसमें क्या है, A2B है, यानी कि A2B है और B भी है। वही चीज यहां भी है, A2B है और B भी है। रिएक्टेंट में देखो A2 आ रहा है, अभी B आ रहा है। क्या आ रहा है, A2 आ रहा है और क्या आ रहा है, B आ रहा है। मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमिनेशन करने हैं क्या आप, क्योंकि देखो A2B है
तो क्या इस A2 को आप हटा सकते हो, यानी कि इस वाले A2 को हटा सकते हो क्या? बिल्कुल हटा सकते हो। देखो कैसे हट सकता है ये वाला A2, लेकिन B को कोई पॉसिबिलिटी हटाने की नहीं है। जिसको हटाने की पॉसिबिलिटी होगी आप उसी को क्या करोगे, हटा पाओगे। बात इतनी समझ में आ गई? तो देखो भाई, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई मेरी, तो देखो अब पहले इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट कर दो पहले इक्वेशन 1 में कर दो। कैसे करोगे? रेट इज इक्वल टू K1 A2B की जगह क्या लिखोगे? K2 अपॉन K3 ब्रैकेट ऑफ A2 और ब्रैकेट ऑफ B। अभी इतनी बात आ गई, ये बात आ गई इतनी क्वेश्चन में। देखो अब देखो पहली वाली इक्वेशन, A2 हट सकता है भी, देखो A2 हट सकता है। जिसको जो हटती चली जाए इसको हटाते चले जाओ तब तक। अब A2 यानी कि K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू A2 अपॉन ब्रैकेट ऑफ A का स्क्वायर, क्योंकि A का स्टोइकियोमेट्री कितना है 2, तो A2 कितना आ जाएगा? K इक्विलिब्रियम ब्रैकेट ऑफ A का स्क्वायर। क्लियर बात? सब्स्टिट्यूट कर दो। रेट इज इक्वल टू K1 K2 K इक्विलिब्रियम अपॉन K3 अपॉन ब्रैकेट ऑफ A का स्क्वायर और ब्रैकेट ऑफ B। ये आ गया। इस पूरे कांस्टेंट को मैंने एक नया कांस्टेंट कह दिया, चाहो तो यही छोड़ दो, K डैश कह दिया इसको। ब्रैकेट ऑफ A स्क्वायर। कहोगे सर A2 तो हटा दिया लेकिन आपने B क्यों नहीं हटाया? B को भी सर हटाना चाहिए आपको कि नहीं हटाना चाहिए? तो देखो B को इसलिए नहीं हटाया कि B को हटाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। B को हटाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, और जब B को हटाने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसको उसी फॉर्म में क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। यानी कि रेट का ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आप बताओगे ऑर्डर क्या होगा, यानी कि इसका ऑर्डर हो गया 3। कितना हो गया? 3। 2 और इसका क्या है 1, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, रुक जाओ। 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3। ऑर्डर आ गया 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी कि कैसा ऑर्डर हो गया? थर्ड ऑर्डर। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर सभी को? अब देखो, अगर आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई तो एक बात और बता दूं, मुझे नहीं लगता कोई भी मुश्किल है। हो सकता है आपको ग्राफ समझ में आ जाए, इसको आप नोट करिए, पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। देखो, यानी कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब इस पे बेसिक थोड़ा सा ग्राफ बताता हूं। हो सकता है रेयर केस में आपकी किस्मत बहुत खराब हो तो पूछ ले। नीट वालों बहुत ध्यान से समझना। देखो इधर आ जाएगा समझ में। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किसका ग्राफ है? एनर्जी वर्सेस रिएक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का ग्राफ है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। रिएक्शन कैसी थी उसने पहले बोल दिया था, एंडोथर्मिक। तो देखो भाई, देखो पहली रिएक्शन कितनी बार, कितनी रिएक्शन है? 3। तो कितनी ट्रांजिशन आई होंगी? 3। ऐसे याद रखो। कितनी स्टेप पे रिएक्शन है? 3 स्टेप पे, तो कितनी ट्रांजिशन आए होंगे? 3। तो देखो ये आ गई ट्रांजिशन स्टेट 1। और एक ट्रांजिशन के, अच्छा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे स्टेप में बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे पीक यानी कि उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। एक दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 हो गई, एक इंटरमीडिएट बनेगा।
ये देखो, क्योंकि रिएक्शन कैसी थी, एंडोथर्मिक। कैसी थी, एंडोथर्मिक। ये हो गई ट्रांजिशन स्टेट 3 और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक। और ये कैसे क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ठीक। ग्राफ समझ में आ गया, फिर से रिपीट कर दूं, फिर से समझा दूं। देखो 3 रिएक्शन थी, 1 2 3। पहले में क्या था, 2A से बन रहा था A2, A2B, A2 प्लस B से बन रहा था A2B, फिर बन रहा था A2B से C। तो देखो तीन तीन उनके बीच में 3 ट्रांजिशन स्टेट आएंगी। अब इसको सर हमें कैसे पता चलेगा, ऊपर रखना है। ये क्वेश्चन में आपको देगा कि रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। तो जब रिएक्शन एंडोथर्मिक है इसलिए ये कहां पर जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे हर पीक की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अगर यही ग्राफ एक्सोथर्मिक होता तो इसको नीचे खींच देते और बस, बाकी कोई फर्क। लेकिन पीक में कोई भी गड़बड़ी नहीं करते। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं जो आपको सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा है N2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2NO। ये इक्वेशन दी गई है डेल्टा H ग्रेटर देन 0। इसकी मैकेनिज्म की अगर बात करें तो इसकी मैकेनिज्म लिखी है N2 प्लस O2 रिवर्सिबल के इक्विलिब्रियम N2O2। पहला स्टेप कैसा है, फास्ट है। अब देखो N2O2 से बन रहा है NO, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 और स्टेप कैसा है, स्लो। ये क्वेश्चन आपको दिया गया और ये पता है रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। अब इस क्वेश्चन से अपनी सारे डाउट, सारी बातें क्लियर कर लेना। बिल्कुल पहले बता रहा हूं, सबसे पहले जब मैंने आपको एक लाइन बता दी थी कि रेट कभी भी रेट जो है, सॉरी, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लिखते तो हो, और वो लिखते हो स्लोएस्ट स्टेप से, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हमेशा ऑर्डर डिफाइन नहीं किया जाता, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है। तो देखो क्या होता है, यानी कि रेट इज इक्वल टू K1 क्या होगा, NO अपॉन, सॉरी, क्या होगा, N2O2। क्या होगा, N2O2। अब देखो N2O2 किस स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में है। और अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कभी भी ऑर्डर जो है इस टर्म में डिफाइन नहीं किया जाता है। यानी कि N2O2 को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे, के इक्विलिब्रियम क्या है, N2O2 अपॉन N2 और क्या आएगा, O2 आएगा। यही तो आएगा। N2O2 कैसे हटाओगे, यानी कि N2O2 यहां पर आ गया, के इक्विलिब्रियम N2 और O2 आएगा, के इक्विलिब्रियम N2 और O2 आएगा। यानी कि इसकी जगह पे क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे। यानी कि लिखो रेट इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू K1, के इक्विलिब्रियम, ये K1 है, के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, N2 और O2। ये आ गया। देखो भाई ये चीज आ गई। अब देखो ऑर्डर कितना होगा, अब मैं ऑर्डर पूछूं तो टोटल ऑर्डर कितना होगा, N2 के रिस्पेक्ट में वन है, O2 के रिस्पेक्ट में वन है। ऑर्डर हो गया 2। ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। बात क्लियर, यहां तक बात। अब देखो इसका ग्राफ देखना भाई, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। बहुत आसान है। देखो 2 स्टेप में रिएक्शन है। ये देखो ये हो गई ट्रांजिशन स्टेट 1। ट्रांजिशन स्टेट 1 के बीच में क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, एक इंटरमीडिएट, ठीक, एक इंटरमीडिएट। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट, अब इंटरमीडिएट में क्या बन रहा है, N2O2 फॉर्म हो रहा है। उसका ट्रांजिशन स्टेट 2, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 ये है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और उसमें तीसरी वाली पीक पे था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और क्या बनेगा, फिर फर्दर प्रोडक्ट बनेगा P। क्या बनेगा, प्रोडक्ट P। लेकिन यहां पर प्रोडक्ट P नहीं लिखेंगे, यहां पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, NO है। तो यहां पर P की जगह आप NO लिख दो। ये हो गया क्या, ग्राफ। ऐसे क्वेश्चन पिछले 4 साल से लगातार नीट में पूछे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछिएगा। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।